अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे पेपर 2 वेरिएंट 1 मई जून 2022। और ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए बी एंड सी डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए को ट्राइंगल बी के ऊपर मैप हो रहा है। तो ये कौन सा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसलेशन है, ये रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, या ये इन्लार्जमेंट है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको देखें, जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देखने से पता चलना चाहिए आपको कि ये ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, या ये इन्लार्जमेंट है। ठीक है, वो जब आप पेपर को क्वेश्चन को देखेंगे तो डायग्राम से ही पता चलना चाहिए। अब डायग्राम से आपको कैसे पता चलेगा बगैर वर्किंग के? तो इसके लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब ये कि वो आप मतलब वो ट्रांसलेशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा या जो भी होगा, लेकिन हर एक के लिए अलग एक कंडीशन है। मिसाल के तौर पे ये जो क्वेश्चन है, जिस पार्ट ए है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन में क्यों कह सकता हूँ, उसको देख के बता सकता हूँ कि ट्रांसलेशन में जहन में रख लीजिएगा कि ट्रांसलेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव होता है अपनी जगह से किसी नई जगह पे, लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होती, उसका साइज चेंज नहीं होता। साइज एग्जैक्टली वही रहता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए, ये अगर आप इसको ले तो ये 1 2, इधर भी देखिए 1 2, इधर देखिए ये वाला जो साइड है ये 1 है, ये वाला इस तरह से, तो ये साइज वही रहता है। दूसरी बात, ये सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, साइज तो रिफ्लेक्शन में भी सेम रहता है, रिफ्लेक्शन में भी साइज सेम रहता है। लेकिन अब ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन में फ़र्क ये है कि जो इस रिफ्लेक्शन में ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। जब आप अपने आईने को देखते हैं तो जिस जिस तरह से आप खड़े होते हैं तो आपका राइट साइड इमेज का लेफ्ट बनता है, और आपका लेफ्ट जो है वो इमेज का राइट बनता है। लेटरली इन्वर्टेड होता है, जबकि इसमें लेटरली इन्वर्टेड नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम होता है। जैसे इमेज पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वैसे इमेज पड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई चेंजेस नहीं आती। तो एक साइज में चेंजेस नहीं आती, ओरिएंटेशन में चेंजेस नहीं आती। ऑब्जेक्ट जैसे पड़ा हुआ होता है एग्जैक्टली वैसे ही न्यू पोजीशन पे जाके वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन, तो ये मुझे पता है कि साइज भी चेंज नहीं हुआ, और जैसे ए पड़ा हुआ है, ओरिएंटेशन जो ए की ओरिएंटेशन है वो बी के ओरिएंटेशन है, लिहाजा ये ट्रांसलेशन है। ये तो सबसे पहली बात को, ये ट्रांसलेशन। दूसरी चीज़, हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन वेक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में हम ये करते हैं कि आप इमेज का कोई एक वर्टेक्स लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आप माइनस कर देते हैं, तो आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखें, वैसे मैं इधर रफली थोड़ा सा करके दे दूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये तो ट्रांसलेशन है नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ वो ये है कि जो मैट्रिक्स होगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगा, वो क्या हो जाएगा, कोई भी इमेज का कोई भी एक वर्टेक्स ले लें। मिसाल मैं ये ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, -3 एंड -4, सॉरी -3 एंड 4 आ रहा है। तो ये मैं ले लिया -3 एंड 4। ठीक है, ये माइनस। अब आप इसका एक वर्टेक्स ले लीजिएगा, एग्जैक्टली ये जो वर्टेक्स है ये आपने इधर इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लेना है। ये ना हो कि आप इसका ये वाला ले लें और इसका ये वाला ले लें, ये गलत हो जाएगा। इसका जो लेंगे वही करस्पॉन्डिंग आपने एम के लेना है। तो सॉरी ऑब्जेक्ट का लेना है, तो ऑब्जेक्ट का क्या है, 1 1 है, तो -1 एंड 1। और इस तरह से ये -3 -1 हो जाएगा और ये 4 -1 हो जाएगा। तो जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, वो -4 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आंसर में मेरे पास सिंगल लाइन है, तो मैं लिख दूंगा ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन है, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दैट इज -4 and 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। 2 मार्क्स का है, तो 1 मार्क ट्रांसलेशन का आपके पास आ गया और 1 मार्क आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का आ गया, ठीक है। नंबर 2, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल सी। अब हम ये देखते हैं कि ये ट्राइंगल में ए और ट्राइंगल सी, ट्राइंगल ए ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल सी उसका इमेज है, तो ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये देखिएगा, ये ए है, ये ए ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ए ऑब्जेक्ट है, और ये सी जो है इसका इमेज है। अब ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा कि रिफ्लेक्शन में साइज चेंज नहीं होता, जैसे ट्रांसलेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ। ये देखिए ट्रांसलेशन में भी साइज चेंज नहीं हुआ, और जो रिफ्लेक्शन है उसमें भी साइज चेंज नहीं होता। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो फ़र्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। लेकिन ये ओरिएंटेशन तो रोटेशन के अंदर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। रोटेशन के अंदर भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर ये देखना हो कि ये रिफ्लेक्शन है या नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को मिलाइए, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मिलाइए, जैसे ये वाली है, जैसे ये वाली है, कोई भी 2 मिला लीजिएगा। अब आप ये देखिए कि ये जो इनके दोनों वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइंस है वो पैरेलल आपस में आ रही है, ठीक है। ये देखिए दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है। अगर उनको 2 करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइंस होती है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, अगर वो आपस में पैरेलल होती है तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, ये ट्रांसलेशन के अंदर भी लाइंस जो है पैरेलल होती है। अगर करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को आप मिलाएंगे तो लाइंस पैरेलल होती है, लेकिन उसमें उसकी ट्रांसलेशन के अंदर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, जबकि इसके अंदर ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो ये फ़र्क जहन में रख लीजिएगा। जब भी आप देखिए क्वेश्चन जब भी आता है, तो जैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है या ट्रांसलेशन है या इनलार्जमेंट है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पे जब आप उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप जाके फिर वर्कआउट करते हैं और उसका फिर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना हो, डिस्क्राइब करना हो, जो भी करना हो, आप उस बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता चलना चाहिए। तो हमारे पास ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है, ये जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है। और अब हम उसका रिफ्लेक्शन का जो ट्रांसफॉर्म, ये वही रिफ्लेक्शन किस चीज़ के अंदर है? देखिए, अब रिफ्लेक्शन के लिए लाइन होती है, जहन में रखिए, रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अंदर होती है। अब वो रिफ्लेक्शन हम किस तरह से निकालेंगे? इसका तरीका ये होता है कि आप ये जो 2 लाइंस आप मिला रहे होते हैं, इस लाइन का और कोई 2 लाइन जो आप मिला रहे होते हैं, इन दोनों लाइंस का आप क्या कर लेते हैं कि एक मिड पॉइंट निकाल ले। आसान तरीका बताता हूँ। जैसे मिड पॉइंट इसका ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाइएगा, ये मिलाइएगा, तो ये लाइन आपके पास जो आ रही है ना, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आपके पास इन्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तरीके से की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, उससे आपके पास वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कोई भी 2 साइड मिला लीजिए, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक, जैसे ये लाइन आपने ड्रा कर दी, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दें, वो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये है, या आप चूँकि मिड पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपके लिए इजी है तो मिड पॉइंट इजीली निकाल दें। अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड ये है कि आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड मेथड ये होगा, आपने ये इन दोनों लाइंस को मिलाइए, दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, वर्टिसेस को मिलाइए, ये वाला कोई भी 2 मिला दें, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि आपने इधर एक कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है
और आपने एक इधर आर्क ड्रा करना है, एक इधर आर्क ड्रा करना है, इस तरह से। फिर आपने उसी लेंथ का कंपास जो है इधर से एक आर्क इधर ड्रा करना है, एक आर्क आपने इधर ड्रा करना है, और इन दोनों को फिर आप मिला लेंगे तो आपके पास ये जो है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, वो वाई एक्सिस आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है। तो हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, लिख दीजिएगा। ओके, द फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑनटू ट्रायंगल सी। अच्छा, इसमें हमें वो मैट्रिक्स निकालना है। अच्छा, ये तो भी पता चल गया कि ये रिफ्लेक्शन है। सेकंड, ये पता चल गया कि ये वाई एक्सिस है हमारे पास। तो वाई एक्सिस का जो मैट्रिक्स निकालना होता है वैसे बहुत इजी है। माइनस ये अगर हम उसको वो कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 0 एंड 0 1, ये वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन आप इसको निकाल कैसे सकते हैं? मिसाल के तौर पे इसको ज़बानी याद करना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो आप निकाल कैसे सकते हैं? इसका एक तरीका, आसान तरीका ये है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, 2 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में इसका एम एच कहाँ बन जाएगा? इधर बन जाएगा। इसका एम एच तो कहीं नहीं बनेगा, इसलिए कि वो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है, तो ये वैसे ही रहेगा। तो अब आपके पास देखिए ये ए है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, तो ए का जो एम एच बनेगा वो ए प्राइम बन जाएगा, और बी का एम एच भी एग्जैक्टली वही बी प्राइम, वही इधर रह जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स वो क्या था, पहले ए क्या था 1 एंड 0, और जो बी था वो 0 1 था, 0 1। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और इसके जो एम एच बनती है वो ए प्राइम आ रहा है -1 0 -1 0। ठीक है, और बी तो वैसे ही रहेगा, बी के अंदर चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि एम एच एग्जैक्टली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो पॉइंट वही रहेगा। तो आपके पास 0 1 पास वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास इसका आसान तरीका ये, देखिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आसान तरीका फिर यही है, अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप आसान इस तरह से एक्स एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए, y इज इक्वल टू -6 के लिए जो लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा -1 0 एंड 0 1। ये हमारे पास, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसके पास इस तरीके से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, ओके, सी है, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल डी बाय एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 2 3 एंड स्केल फैक्टर 3 है। सेंटर 2 3, अच्छा ए को हम डी के ऊपर वो कर रहे हैं, मैं इसको इधर से थोड़ा सा ये हटा दूं। ओके, अब हमारे पास ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल डी विद सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो 2 3 है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारे पास क्या है, 2 3 है, और स्केल फैक्टर 3 है। तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 2 3 आ रहा है, ये एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ रहा है 2 एंड 3, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। और स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है, स्केल फैक्टर जो हमारे पास है वो 3 है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जहन में रख लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज है वो दोनों सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के एक ही साइड के ऊपर होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब देखिए दो तरह से बन सकता है ना भाई, हम इसको यू भी इस साइड पर भी तो बना सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको इधर भी तो कोई एक ट्रायंगल बना सकते हैं इस तरह का, हमारे पास इधर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, लेकिन ये नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, यानी नेगेटिव, अगर आपके पास स्केल फैक्टर नेगेटिव में है तो वर्ड जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता है दरमियान में होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव में है, स्केल फैक्टर पॉजिटिव में है, तो आपके पास फिर क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आसान तरीका क्या, स्केल लग देंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को इस पॉइंट को मिला लेंगे और एक लंबी लाइन ड्रा कर देंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ड्रा कर रहा हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है कि एक कंपास लेना है और इधर से लेके इधर तक खोलना है।
इधर से अब स्केल फैक्टर 3 है तो ये 1 2 3 टाइम्स आप एक लाइन ड्रा कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन मेरे पास थोड़ी सी टेढ़ी आ गई है, लेकिन मुझे इधर से नज़र आ रहा है कि लेकिन अब आसान तरीका यही है कि आपने कंपास को इतने से लेके यहाँ तक खोलना है, और खोलने के बाद ये 3 स्केल फैक्टर्स, तो एक आर्क इधर ड्रा करें, एक आर्क इधर ड्रा करें, एक आर्क इधर, तो हमारे पास पॉइंट कुछ ये आ जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है ये पॉइंट बन जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से दूसरी लाइन हमारे पास जो है, अब इसमें से भी इस तरह से करें, यहाँ से लेके इधर तक आप करें तो ये फिर 1 और फिर ये आपके पास 2 और ये 3, एग्जैक्टली ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये तो एग्जैक्टली ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 3 यानी जितना आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 3 टाइम्स कर दीजिएगा। ये कुछ आपने ये मिसाल के तौर पे ये 1 टाइम, फिर ये 2 टाइम, ये 3 टाइम आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इसको भी इस तरह से करना है। ये 1 है तो फिर ये 1, ये फिर आपके पास आएगा 2 और ये आपके पास 3, ये पॉइंट आ जाएगा, एग्जैक्टली ये पॉइंट आ जाएगा। और इस तरह से इन तीनों को फिर आप मिला लीजिए। ये 3 पॉइंट्स आ गए, मैं इन लाइन को हटा देता हूँ और इस तरह से इन पॉइंट्स को आप मिला लीजिएगा। तो ये उसका जो है ये इमेज हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा डी, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको एक को हमने इनलार्ज किया विद स्केल फैक्टर 3, और जिसमें हमारे पास इसका जो ये इनलार्जमेंट सेंटर है 2 3, ये इनलार्जमेंट सेंटर है, और जो स्केल फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 3, उस हिसाब से हमारे पास ये वाली इमेज जो डायग्राम बनेगी वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।